हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। कल के पार्ट में हमने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ था कि मैट्रिक्स क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। और कल के वीडियो में बच्चों हमने आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया हुआ था कि आपको इस थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में गणित विषय में क्या क्या पढ़ना है। तो यदि बच्चों आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बेहतर तरीके से सारा कुछ समझने के लिए आप पार्ट 1 को भी जरूर देखें। तो बच्चों, कल हमने आपको मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स के बारे में बताया हुआ था, जिनमें हमने आपको बताया था कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है और क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। हमने आपको कल थोड़ी सी जानकारी विकर्ण आव्यूह के बारे में दी हुई थी। आज हम विकर्ण आव्यूह को आपको लिखाएंगे भी कि विकर्ण आव्यूह क्या है और थोड़ा सा इसको डीपली आपको समझाएंगे भी। और बच्चों, अगर आपने अभी तक, हम आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करा दे रहे हैं कि आखिर पंक्ति आव्यूह क्या है। हमने आपको बताया था कि यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसी तरीके से यदि किसी आव्यूह में अगर केवल एक ही कॉलम या स्तंभ हो तो उसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर हो उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। और क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह बच्चों हमने आपको बताया था कि यदि किसी आव्यूह में रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम है तो उसे हम क्षैतिज आव्यूह तथा इसकी विपरीत प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। और बच्चों, हमने आपको विकर्ण आव्यूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि जब किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के तत्वों को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो जीरो होते हैं तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम विकर्ण आव्यूह पर और इसके आगे जितने भी टाइप्स हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कर लें और फिर आप आगे की सारी परिभाषाएं, सारे टाइप जो है बहुत ध्यान से समझें। एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठें। तो बच्चों, अगर हम बात करें विकर्ण आव्यूह की तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह का मतलब तो आप समझते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या जो है इक्वल होनी चाहिए। उसमें जो विकर्ण है उसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं वो जीरो होने चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ 3, यहाँ 2 और इसके बाद में एक जीरो यहाँ पर, एक जीरो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब ये देखिए बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने ही रो हैं उतने ही कॉलम है। देखिए 1 2 3, ये 3 रो हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम, यानी कि यहाँ पर m जो है n के बराबर है। हमने आपको कल बताया था कि जो m होता है उसको हम कहते हैं पंक्ति यानी कि रो, और जो n है उसको हम डिनोट करते हैं कॉलम यानी कि स्तंभ से। तो इसमें विकर्ण के आव्यूह को छोड़कर, यानी कि ये जो विकर्ण बन रहा है इसके एलिमेंट को छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर जीरो हैं तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं विकर्ण आव्यूह। इसको बच्चों लिख लीजिए, डेफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए। तो परिभाषा बच्चों है कि जब किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व शून्य हो तो उसे हम विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आव्यूह है, आव्यूह के प्रकार में नेक्स्ट आव्यूह है आपका छठा नंबर, इकाई या यूनिट आव्यूह, इकाई या यूनिट मैट्रिक्स। इकाई आव्यूह किसे कहते हैं, इसको नोट करने के बाद में हेडिंग डालिए इकाई या यूनिट मैट्रिक्स। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों इकाई आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनिट मैट्रिक्स। आखिर क्या है इकाई आव्यूह, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी तत्व इकाई के बराबर हो और बाकी जितने एलिमेंट हो वो शून्य हो। मतलब क्या हुआ, उसमें क्या था कि विकर्ण आव्यूह हमने आपको बताया था कि केवल विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो होने चाहिए। और इकाई आव्यूह में क्या होना चाहिए, जो विकर्ण की मैट्रिक्स मतलब विकर्ण का जो विकर्ण के जो एलिमेंट्स रहेंगे मैट्रिक्स में, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो जो विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो इकाई होने चाहिए। मतलब इस तरीके से 1 1 1 और बाकी जितने एलिमेंट हैं वो जीरो होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी
उसे बच्चों हम कहते हैं इकाई आव्यूह। मतलब कि विकर्ण के आव्यूहों को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए, और जो विकर्ण के आव्यूह हैं वो सभी यूनिट होने चाहिए, इकाई होने चाहिए, इकाई के बराबर होने चाहिए। तो ऐसे हम आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। ऐसा वर्ग आव्यूह, कॉपी पेन लेके बैठे बच्चों और साथ में नोट करते हुए चले। ऐसा वर्ग आव्यूह जिनके विकर्ण के सभी तत्व, जिनके विकर्ण के सभी तत्व कैसे होने चाहिए, इकाई होने चाहिए, इकाई के बराबर हों तथा से सभी तत्व शून्य हों तो इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ तक नोट करिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालिए शून्य आव्यूह। 7वां आपका टाइप है आव्यूहों के प्रकार का शून्य आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। तो शून्य आव्यूह क्या होता है बच्चों? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है शून्य आव्यूह की। एक ऐसा आव्यूह जिसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी 0 हों। एक ऐसा आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट 0 हों, उसे बच्चों हम कहते हैं शून्य आव्यूह। जैसे कि मान लो आपको ये एक मैट्रिक्स दी गई है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी 0 हों। जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, 2x3 की भी हो सकती है, 3x4 की भी हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके जितने भी एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट्स अगर हमें 0 मिल रहे हैं, 0 हैं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम शून्य आव्यूह कहते हैं। लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन छोटी सी है। जिस आव्यूह के सभी तत्व शून्य हों, शून्य आव्यूह कहते हैं। आशा करते हैं कि बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपका 7वां टाइप है। पहला हमने आपको बताया था पंक्ति आव्यूह, दूसरा बताया स्तंभ आव्यूह, तीसरा बताया बच्चों वर्ग आव्यूह, चौथा बताया क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, पांचवा बताया था हमने आपको विकर्ण आव्यूह, छठा बताया हमने आपको इकाई आव्यूह, और सातवां हमने आपको बताया शून्य आव्यूह। इसके बाद में हेडिंग डालिए परिवर्त आव्यूह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है आपका इसका परिवर्त आव्यूह। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए परिवर्त आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या डेफिनेशन होती है इसकी, बहुत ध्यान से समझेंगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। यदि किसी आव्यूह के, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, यदि किसी आव्यूह के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो प्राप्त आव्यूह को हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। क्या हमने बताया बच्चों? एक ऐसा आव्यूह जिसमें अगर हम रो को कॉलम से तथा कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स मिलती है हमें, उस मैट्रिक्स को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे बच्चों ए डैश से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर आपको सही से समझ में आएगा। लिखिए, यदि किसी दिए हुए आव्यूह, मान लो कोई आव्यूह ए है, ए को ए के आव्यूह के रो मतलब क्या होता है बच्चों? पंक्ति। रो को कॉलम में
कॉलम मतलब स्तंभ। ए के रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो से बदल दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों। जैसे मान लो आपको कोई आव्यूह ए दिया गया है, इसके बाद थोड़ा सा और लिख लीजिए, इसे ए डैश, ऊपर लगाना है आपको डैश, इसे ए डैश या इसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इसको हम ए की पावर टी इस तरीके से या ए की पावर कैपिटल टी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों अगर आपको कहीं ए दिया जाए, आपको दिया जाए कि भाई आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका आप ए डैश फाइंड कीजिए, तो ए डैश का मतलब आप समझ जाइए कि हमें इसका परिवर्त आव्यूह बताना है। मतलब हमको रो को कॉलम से तथा कॉलम को रो से चेंज करके लिखना है। अगर आपको ए की पावर टी भी दिख जाए कहीं पर कि आप इसको ए बराबर दिया गया, आप ए की पावर टी फाइंड कीजिए, तो आप समझ जाइए कि आपको परिवर्त आव्यूह निकालना है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लो आपको ए बराबर कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसे 3 4 2 5 7 1। मान लो इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 2/3 की, एक आपको मैट्रिक्स दी गई है। आपसे कहा जाए कि इसका ए डैश फाइंड कीजिए, तो मतलब क्या रहेगा, परिवर्त आव्यूह हमें फाइंड करना है। परिवर्त आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम से, रो यहाँ पर क्या है बच्चों 3 4 2 5 7 1, इनको हम किससे चेंज करेंगे, कॉलम से, तो रो आ जाएगा कॉलम में 3 4 2, और ये जो 5 7 1 है ये भी आपका कॉलम में आ जाएगा, तो 5 7 1। देखो अब ये जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो गई, और जो कॉलम थे 3 5 4 7 2 1 ये किस में चेंज हो गए, ये रो में चेंज हो गए। देखिए 3 5 4 7 2 1, तो 2/3 की जो मैट्रिक्स थी अब ये बन गई है 3/2 की। ठीक है, तो यही आपका ए इनवर्स है, यही ए डैश है, यही आपका परिवर्त आव्यूह। ए इनवर्स अलग होता है, ए डैश बच्चों अलग होता है। ए इनवर्स के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो अभी केवल ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जब तक आप इन पे अपना कमांड अच्छे से नहीं कर लेते तब तक आव्यूह आपको समझ में नहीं आएगा। और ये परिभाषाएं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके 2 बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो कोई भी डेफिनेशन कभी भी पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल अच्छे से आप प्रत्येक डेफिनेशन पर अपना कमांड अच्छे से बना के रखें। तो अभी हमने जाना कि परिवर्त आव्यूह क्या है, जिसमें हमको रो को कॉलम से तथा कॉलम को रो से चेंज करना रहता है। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालिए सममित आव्यूह। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका 9वां टाइप है बच्चों, ये 8वां था, 9वां टाइप है सममित आव्यूह। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो बच्चों क्या होता है सममित आव्यूह, कोई एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें हम रो को कॉलम से तथा कॉलम को अगर रो से चेंज करें और उसमें कोई भी अंतर ना आए, वो बिल्कुल फिक्स रहे, तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स है वो सममित मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह कहलाती है। बात समझ में नहीं आई? जैसे कि बच्चों देखो हमने इसको चेंज किया तो ये 2/3 से हो गई 3/2 में, रो और कॉलम में चेंज करने पर इसमें पूरी तरीके से परिवर्तन आ गया है। लेकिन कोई एक ऐसी सममित आव्यूह के लिए आपके
आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ज़रूरी रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगी तभी आप उसमें कह पाएंगे कि ये सममित आव्यूह है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कोई वर्ग आव्यूह जिसमें अगर हम रो को कॉलम से तथा कॉलम को रो से चेंज करें तो उसमें कोई डिफरेंस ना आए, कोई अंतर ना आए, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि कोई वर्ग आव्यूह जिसमें a बराबर a डैश मतलब उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें और परिवर्त आव्यूह अपने मूल आव्यूह के बराबर हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। तो यदि कोई वर्ग आव्यूह जिसमें a बराबर a डैश हो तो इस प्रकार के आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? मतलब ये हुआ कि जैसे आपको एक ये मैट्रिक्स दी गई है a बराबर 2 4 3 4 3 2 3 2 4, ये बच्चों आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अगर आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तब आपको देखिए कोई भी मैट्रिक्स में चेंजमेंट नहीं दिखाई देगा। परिवर्त आव्यूह मतलब ए डैश अगर आपको निकालना है तो उसमें हम क्या करते थे, रो को कॉलम में चेंज कर देते थे। तो ये रो है 2 4 3, इसको हम कॉलम में चेंज करे दे रहे हैं 2 4 3। ये वाली रो है 4 3 2, इसको हम कॉलम में चेंज करे दे रहे हैं 4 3 2। ये वाली रो है 3 2 4 3 2 4, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखिए क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए 2 4 3 ऊपर भी है, 2 4 3 ऊपर है, 4 3 2 ऊपर है, दूसरी रो में है, यहाँ भी देखिए 4 3 2 सेकंड रो में है, थर्ड रो में देखिए 3 2 4 है, थर्ड रो में यहाँ पर देखिए 3 2 4 है। अब चाहे कॉलम देख लीजिए। तो ये बच्चों दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं बस यही है कि आपका a बराबर a डैश के है तो सममित आव्यूह है। अब बच्चों इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स की। ये आपका अगला प्रकार है 10वां नंबर में, विषम सममित आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए। यदि कोई वर्ग आव्यूह इस प्रकार से हो कि a बराबर में हो -a का परिवर्त आव्यूह। बात समझ में नहीं आई बच्चों आपको? इसके पहले वाले में हमने आपको बताया था सममित आव्यूह में कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें जो मूल मैट्रिक्स है वो अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो, तो उसको हम कहते थे सममित आव्यूह। इसका जस्ट थोड़ा सा बस हट के है, इसमें जो है बच्चों जो मूल मैट्रिक्स होती है अपने परिवर्त आव्यूह के माइनस के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे कि हमने एक बच्चों मैट्रिक्स ली हुई है, ए बराबर पहली रो है 0 4 3, सेकेंड रो है -4 0 2 और थर्ड रो है -3 -2 और 0, जो कि बच्चों 3x3 की मैट्रिक्स है। अब हमें ये प्रूफ करना हो कि ये विषम सममित आव्यूह है, तो हमें क्या करना रहेगा, a बराबर -a डैश इसको सिद्ध करना रहेगा। तो अब पहले तो हम a डैश निकालेंगे। a डैश क्या आएगा? a डैश बच्चों क्या होता है, रो को हम कॉलम से चेंज कर देते हैं। तो पहली रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, दूसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे और फिर तीसरी रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो पहली रो क्या है आपकी 0 4 3, इसको हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 3। सेकेंड रो क्या है -4 0 2, इसको जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 0 और 2। और बच्चों थर्ड रो क्या है -3 -2 0, तो ये कॉलम में जब चेंज होगी तो हो जाएगा -3 -2 और 0। अच्छा, हमें ये प्रूफ करना था कि ये माइनस के बराबर होता है, तो अब हम इसमें माइनस जो है कॉमन ले लेंगे। तो इसमें जब मैट्रिक्स में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं
सभी से माइनस जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। जब इसको हम बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4। यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 3 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर प्लस है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस का 2 है तो बाहर जाएगा, तो बाहर माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 3, यहाँ पर बच्चों क्या बचेगा माइनस का 2, और यहाँ पर 0। समझ में आया होगा आपको। अब ये देखिए, ये जो है मूल मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ए के बराबर है। ये क्या था, ए डैश था, ये हमने परिवर्त आव्यूह निकाला। अभी देखिए ए डैश बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस और ये क्या है ए है। यही हमको देखो प्रूफ करना था। या तो आप इसको कह सकते हो ए बराबर माइनस ए इनवर्स ए डैश, या आप इसको ए डैश बराबर माइनस ए भी कह सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई कि माइनस कैसे कॉमन ले लिया, तो इसमें हमने माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी से माइनस बाहर आएगा कॉमन निकल के। यहाँ पे 0 है तो 0 से माइनस, 0 में माइनस प्लस तो कुछ होता नहीं है तो 0 ही रहेगा। ये माइनस का 4 है। अब देखिए एक पल के लिए, अगर हम इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यही ऊपर वाली ही मैट्रिक्स लिखी हुई है। देखिए अगर माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, माइनस यहाँ करेंगे गुणा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे तो -3 आएगा, इस माइनस इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, इस माइनस से 0 में करेंगे तो 0 आएगा, इस माइनस से 2 में करेंगे तो -2 आएगा, इस माइनस इसमें करेंगे तो +3 आएगा, इसी तरीके से 2 आएगा और इसी तरीके से 0 आएगा। तो एक तरीके से माइनस हमने कॉमन ले लिया, वही लिखा हुआ जो ऊपर है, बस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन जो है चेंज हो जाएंगे। तो इसको हम बच्चों क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी, आपसे कहा जाएगा इसका विषम सममित आव्यूह फाइंड कीजिए। ठीक है, तो आप कर लेंगे। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप की तरफ। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक है आपकी सम्मिश्र आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। बहुत ही आसान सी और छोटी सी हेडिंग है ये, सम्मिश्र आव्यूह। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें सभी सम्मिश्र संख्याएं हमें मिले, तो उस तरीके का जो आव्यूह होता है वो सम्मिश्र आव्यूह कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। यदि किसी आव्यूह के सभी अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, अवयव सम्मिश्र संख्याएं हों तो इसे सम्मिश्र आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बच्चों। जैसे कि मान लो दिया गया सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, आपको बताया गया होगा सम्मिश्र संख्या होती हैं जो कि a + ib के रूप में होती हैं। a + ib के रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जहां पर a जो है तो ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो सभी एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, सम्मिश्र संख्या हो, उसे हम कहते हैं सम्मिश्र आव्यूह। अब मान लो ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट हमने मान लिया रो में 2 + 4 आई है, सेकेंड एलिमेंट है इसमें मान लो 1 - 6 आई है, और इधर दूसरी रो में मान लो एलिमेंट है 3 + 5 आई है, यहाँ पर 4 + 2 आई है। तो जितने भी एलिमेंट हैं इसके सभी बच्चों सम्मिश्र संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स बनता है इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और भी कई सारे टाइप हैं जिनको हम आपको बाद में कराएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, किस तरीके के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक छोटी सी हेडिंग और है, आप वो भी डाल लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, आव्यूहों का
योग। अगर दो मैट्रिक्स हमें दी गई हैं और हमें कहा जाए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़िए या इन दोनों मैट्रिक्स को घटाइए, तो क्या तरीका रहता है, किस तरीके से हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और किस तरीके से मैट्रिक्स को घटाते हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। तो अवयवों का योग लिख लीजिए आप, 2 लाइनें हैं। एक ही क्रम के एक ही क्रम का मतलब एक ही ऑर्डर के, एक ही क्रम के दो अवयवों, एक ही क्रम के दो अवयवों का योग, बहुत ध्यान से बच्चों समझ के लिखिएगा, एक ही क्रम के यानी कि एक ही ऑर्डर के दो मैट्रिक्स जो हैं उनका जो योग है, कैसे ज्ञात करते हैं, योग उनके संगत तत्वों को जोड़ने से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन अभी आपको समझ में आएगी जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। मान लो बच्चों आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए और एक मैट्रिक्स आपको दी गई है बी। इनके जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से, मान लो 2 3 5 5 0 -4। और जो सेकेंड मैट्रिक्स है मान लो ये आपको दी गई है 1 4 या -2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 0 3 -1। तब अगर आपको फाइंड करना हो a प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स का योग क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। हालांकि आपको पता होगा लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो 10th स्टैंडर्ड से डिप्लोमा करने हैं, उनको ये पता नहीं होगा, इसलिए हम सबके बच्चों को लेके चल रहे हैं कि बच्चे भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो बच्चों हमने आपको लिखाया है कि एक ही क्रम के दो अवयव, मतलब जिस क्रम का पहला अवयव हो उसी क्रम का दूसरा अवयव होना चाहिए। ये अवयव कितने क्रम का है, ये 2/3 का है। कैसे पता चला, जितनी रो होती हैं उनको हम पहले लिखते हैं, जितने कॉलम होता है उसको मल्टीप्लाई करके बाद में लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि रो को कहते हैं m और कॉलम को कहते हैं n, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है m/n। तो कितनी रो हैं, 2, एक रो 2 रो, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, ये भी 2/3 की है और ये भी 2/3 की है। यहाँ भी 2 कॉलम है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, और यहाँ भी 2 रो 3 कॉलम है। तो एक ही क्रम के हो गए। इन दोनों यानी कि एक ही क्रम के दो अवयवों का जो योग है बच्चों, उनके संगत तत्वों को जोड़ने से प्राप्त होता है। संगत तत्व मतलब जो यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर, इसको जो लिखा हुआ है इसके साथ में, इसको ये जो लिखा हुआ है उसको इसके साथ में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको इसके साथ में, मतलब बिल्कुल इसी के साथ में जो लिखे हुए हैं पहले रो के, पहला एलिमेंट है उसको पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं। इसी का मतलब है संगत तत्व। जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है उसको हम पहली रो के दूसरे एलिमेंट के साथ ही जोड़ेंगे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, उनके संगत तत्वों को जोड़ने से प्राप्त होता है। अब हमें a प्लस बी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो संगत तत्वों को जोड़ लेंगे। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2, यहाँ पर पहली रो का पहला एलिमेंट है 1। इसी तरीके से पहली रो के दूसरे एलिमेंट में पहली रो के दूसरे एलिमेंट को जोड़ेंगे। इसी तरीके से पहली रो के तीसरे एलिमेंट को पहली रो के तीसरे एलिमेंट के साथ में जोड़ेंगे, और इसी तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। यहाँ पर 5 + 0 हो जाएगा, इस 0 को 3 के साथ ऐड करेंगे और इस -4 को इस -1 के साथ में ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 5 से -2 चलेगा यानी कि प्लस के 3, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और -4 में -1 जोड़ेंगे तो -5। तो ये बच्चों a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अगर यहीं पर आपको फाइंड करना होता है a माइनस बी, अवयवों का घटाना किस तरीके से करते हैं, सेम प्रक्रिया यहाँ ऐसी रहेगी। डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखना है एक ही क्रम के दो अवयवों का जो घटाना है वो उनके संगत तत्वों को आपस में घटाने से प्राप्त होता है। बस यहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप बिल्कुल कर लेंगे इसको और आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम आपको बताते हैं, ये अवयवों का योग हो गया। इसके बाद में अवयवों का
गुणनफल किस तरीके से किया जाता है, यानी कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो अगली हेडिंग बच्चों डाल लीजिए आव्यूहों का गुणनफल। ये बच्चों बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है आव्यूह पढ़ने के लिए, इनका बहुत ही यूज है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको आता है तो आप रिवीजन करते हुए चलें, और अगर आपको नहीं आता है तो आप नोट करते हुए चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए आव्यूहों का गुणनफल। इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें बच्चों पहले तो आप दो बातें लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। कोई भी दो आव्यूह हैं, लिख लीजिए दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है, ये कंडीशन है। हम मल्टीप्लिकेशन कब कर पाएंगे, हम मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का तब कर पाएंगे जब दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह ए में, मतलब जो पहला आव्यूह है उसमें, जब आव्यूह ए में रो की संख्या, आव्यूह ए में रो की संख्या आव्यूह बी में, मतलब दूसरे आव्यूह में कॉलम की संख्या के बराबर हो। कॉलम यानी कि पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ठीक है बच्चों, फिर से हम बता दे रहे हैं, दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है जब आव्यूह ए में रो की संख्या आव्यूह बी में कॉलम की संख्या के बराबर हो। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो पहली आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, पहली मैट्रिक्स में मान लो आपको दिया गया A11 A12, दूसरी रो है आपकी A21 A22, तीसरी रो है आपकी A31 A32। और दूसरी मैट्रिक्स आपको दी गई है B बराबर में B11 B12 B13 B21 B22 B23। तो बच्चों मैट्रिक्स जो है, हम उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का, जब पहली वाली मैट्रिक्स के जो रो की संख्या है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर हो, तभी हम आपस में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का, अब ये इस मैट्रिक्स में देखिए, ए मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पर कितनी रो हैं, यहाँ पर देखिए आप 1 2 3, पहली मैट्रिक्स में कितनी रो हैं 3। अब दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम देखिए कितने हैं 1 2 3, यानी कि पहली मैट्रिक्स के रो की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या के बराबर है। यानी कि ये निश्चित है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स का अब आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमें ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी करना है। तो बच्चों इसका जो तरीका होता है बहुत ध्यान समझिएगा। पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, संगत एलिमेंट के साथ में। पहली रो के एलिमेंट का दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A11 का मल्टीप्लिकेशन होगा B11 के साथ और A12 का मल्टीप्लिकेशन होगा B21 के साथ में। मतलब रो का मल्टीप्लाई जो है वो कॉलम के साथ में होता है। पहली रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का दूसरे कॉलम के साथ, तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। इस बात को हम लिखे भी दे रहे हैं। A11 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और
संगत एलिमेंट के साथ जब हम गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो बीच में फिर प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ध्यान समझिएगा। पहली वाली रो का पहले कॉलम के साथ, यानी कि पहला एलिमेंट पहली रो का क्या है, A11, और पहले वाले कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, B11। तो इसका मल्टीप्लाई होगा B11 के साथ। जब संगत एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है तब बीच में कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है। इसके बाद में पहली रो के दूसरे एलिमेंट का पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि A12 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, B21 के साथ में। अब ये पहली रो का काम खत्म हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, दूसरी रो का फिर पहले वाले, तीसरी रो का फिर पहले वाले, मतलब रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक एक रो लेके चलते हैं एक एक कॉलम के साथ में। यहाँ रो लिखेंगे, फिर इसके बगल में देखिए ध्यान से, पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरी वाली रो को लेके चलेंगे, दूसरी वाली रो का फिर पहले वाले कॉलम के साथ में। तो A21 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहली वाली कॉलम के एलिमेंट से, किससे, B11 से। फिर बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। अब दूसरी वाली रो के पहले वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, दूसरी वाली रो के दूसरे एलिमेंट का पहले वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, यानी कि A22 का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ करेंगे, B21 के साथ में। इसी तरीके से तीसरी वाली जो रो है, हम मतलब एक एक कॉलम लेके चलते हैं, हम छुपा लेते हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बस आप ऐसा समझिए। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, पहला कर लिया, पहला काम खत्म, पहला हटा दिया। दूसरी रो का कर लिया, दूसरी को हटा दिया, दूसरी हो गई, तीसरी को उठाया, तीसरी का फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। A31 का करेंगे बच्चों, किसके साथ में, यहाँ क्या आएगा बताइए, A31 के साथ में B11 के, A31 का B11 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद में दूसरा एलिमेंट क्या है तीसरी रो का, A32, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, पहली रो के दूसरे एलिमेंट से, यानी कि B21। अब हमारा पहला कॉलम हो गया, यहाँ पर पहला कॉलम का काम खत्म। अब हम भूल जाते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, इसको हमने छुपा लिया। अब पहली रो उठाएंगे, फिर दूसरे कॉलम के साथ इसी तरीके से गुणा कराएंगे। क्या है, पहली रो A11 है, A11, अब इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, B12 के साथ। अब भूल जाइए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, इस तरीके से मान लो कुछ लिखा ही नहीं। A11 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, B12 के साथ, और A12 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, B22 के साथ। बस इस तरीके से करना है, A11 B12 प्लस में A12, और इसका किसके साथ करेंगे, B22। इस तरीके से हम नीचे दूसरी रो उठाएंगे, A21, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, B12 के साथ में, प्लस दूसरे वाली रो का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे A22, और इसका किसके साथ करेंगे, दूसरी वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से B22। इसके बाद बच्चों ये वाला तीसरी रो उठाएंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A31 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, B12। इसके बाद A32 प्लस लगा लेंगे बीच में, A32, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, B22 के साथ में। अब दो कॉलम हो गए, देखो यहाँ भी दो कॉलम बन गए, और यहाँ दो कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अब हम तीसरे कॉलम के साथ में रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ थोड़ा जगह कम बच रही है, छोटा छोटा लिखेंगे। A11 का किसके साथ, B13 के साथ, A11 B13 गुणे में फिर A12 B23, A12 और B23। इसके बाद बच्चों दूसरी रो उठाएंगे, A21 का किसके साथ, यहाँ पर B13 के साथ। अभी इस पर जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अभी नहीं भी समझ पा रहे हैं, थोड़ा लेंदी हो रहा है, आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप बिल्कुल आसानी समझ जाएंगे। एक फार्मूले का डेरिवेशन हो रहा है, तो एक फार्मूले के तरीके इसको आप समझ लीजिए। दूसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ, यानी कि A21 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, B13 के साथ। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, यहाँ बीच में प्लस का साइन है बच्चों, ये प्लस रहेगा, ये आपस मल्टीप्लाई, यहाँ बीच में प्लस का साइन। और इसके बाद में
A22 का किसके साथ करेंगे, A22 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे B23 के साथ में। और इसी तरीके से तीसरी रो लेंगे, तीसरी रो क्या है, A31, जैसे हल्का सा डॉट डॉट कर लीजिए, A31 और यहाँ पर किसके साथ करेंगे, B13 के साथ में, प्लस A32 का किसके साथ करेंगे, B23 के साथ में। तो ये बच्चों सिंपल सा तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का, हालांकि बहुत लेंदी नहीं है, आप देख के घबराइएगा नहीं। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। हम एक एक रो मतलब एक कॉलम उठाते हैं और एक कॉलम के साथ सभी रो का मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, कराते जाते हैं। अभी ये आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन कराएंगे। चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और किस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, उसके बाद हम आपको एक PDF देंगे जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, फेयर रजिस्टर में, और सॉल्व करने के बाद में फिर उनकी हमें फ़ोटो क्लिक करके भेजना है, तब हम फिर आपको आगे पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बस 5 मिनट का और शेष वीडियो बचा है। कुछ क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। मान लो बच्चों, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, A बराबर पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स B बराबर 5 6 7 8। तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है A प्लस बी की, फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है A माइनस बी की, और फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए बी की। तो सभी बच्चे वीडियो रोक के स्वयं से इसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर मैच करें। तो ठीक है बच्चों, सभी लोग वीडियो रोकें और स्वयं से करें। तो चलिए बच्चों, अब हम पहला सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको बताया था किस तरीके से हमें योग करना रहता है। एक ही क्रम के दो अवयवों का जो योग है वो बच्चों उनके संगत तत्वों को आपस में जोड़ने से प्राप्त होता है। तो संगत तत्व क्या है, पहली रो के पहले एलिमेंट को दूसरी रो के पहले एलिमेंट के साथ में जोड़ेंगे। तो 1 को किसके साथ ऐड करेंगे, 5 के साथ में। इस तरीके से पहली रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे, यानी कि 2 को 6 के साथ में। इस तरीके से दूसरी रो के पहले एलिमेंट को दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट यानी कि 4 को दूसरी रो के दूसरे एलिमेंट के साथ में ऐड करेंगे। क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 + 5 हो जाएगा 6, 2 + 6 हो जाएगा 8, 3 + 7 हो जाएगा 10 और 8 + 4 हो जाएगा 12। तो ये बच्चों एडिशन आ गया दो मैट्रिक्स का। अगर हमें घटाना हो किस तरीके से घटाएंगे, ये पहला हो गया, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। जब घटाना रहेगा तो इसी तरीके से घटा देंगे। 1 - 5, 2 - 6, 3 - 7 और 4 - 8 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, एक में से 5 गए -4, 2 से -6 घटाएंगे, 2 - 6 करेंगे ये भी -4, 3 - 7 करेंगे ये भी -4 और ये भी -4। तो ये बच्चों आ गया आपका इसका सब्सट्रैक्शन। इसके बाद में हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, ए बी को कैसे फाइंड करेंगे। ए बी आपको फाइंड करना है, यानी कि ए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बी क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। सबसे पहला काम हम क्या चेक करते हैं, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव रहता है जब पहले अवयव के जो रो की संख्या है वो दूसरे अवयव के कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले अवयव के रो कितने हैं, पहले अवयव में 2 रो हैं, देखिए 1 और 2, और दूसरे अवयव में कितने कॉलम हैं, 1 2, यानी कि आपस में सब बराबर हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर 6 और 8 भी लिखा हुआ है। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किस पहली रो का पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर बीच में प्लस, फिर 2 का 7 के साथ। अब इसी तरीके से दूसरी रो उठाएंगे, फिर पहले कॉलम के साथ करेंगे, यानी कि 3 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 के साथ में तो क्या आएगा, 3 × 5 + 4 × 7। इसी तरीके से अब बच्चों
पहली रो को हम छोड़ देंगे, पहले कॉलम के यहाँ छोड़ेंगे, अब दूसरे कॉलम को हम पिक करेंगे, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो का, फिर पहले कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ में इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का किसके साथ करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन। 2 का किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। इसी तरीके से 3 का फिर किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, और 4 का किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। इसको बस आपस में सॉल्व कर लेना है। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 और प्लस 7 इंटू 2 14, यानी कि 1 और प्लस 14, 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15। ये हो जाएगा बच्चों 6 और 8 2 जा 10, 16, 16 प्लस 6 ये हो जाएगा 22। इसके बाद बच्चों ये हो जाएगा 15 और 15, ये बच्चों यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में, तो ये हो जाएगा 19। और यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43, और यहाँ इसको जो सॉल्व करेंगे 18 और ये 32, यानी कि 50। तो बस यही आंसर है हमारा। फिर से समझा दे रहे कैसे हम गुणा करते हैं, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो का पहले कॉलम के साथ, एक एक कॉलम लेके चलते हैं। हमने माना कि पहले कॉलम के साथ हम गुणा करा रहे हैं, तो 1 का किसके साथ होगा, 5 के साथ होगा, 2 का किसके साथ होगा, 7 के साथ। इसी तरीके से 3 का किसके साथ होगा, 5 के साथ में, और 4 का किसके साथ होगा, 7 के साथ। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, यहाँ दूसरी रो के पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, और बीच में प्लस साइन लगा के लिखते हैं। इसके बाद में इस कॉलम को हमने छोड़ा, दूसरे कॉलम को लिया, इस पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, आपस में सॉल्व कर लिया। बस यही आंसर है। एक क्वेश्चन बच्चों होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको, उसके बाद में फिर हम आपको अगले पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और भी कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं इस मैट्रिक्स के हमने आपको सभी बता दिए हैं, बस आप अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए इसको और अच्छे से रिवीजन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जब आपको और क्वेश्चंस कराएंगे तब आपको बिल्कुल बारीकी से सारा कुछ समझ में आएगा। ये बच्चों क्वेश्चन आपको हमने दिया हुआ है, जिसे सभी बच्चों को स्वयं से सॉल्व करके हमें इसका आंसर व्हाट्सएप पर भेजना है। क्वेश्चन दिया गया है a बराबर यदि 1 2 3 4 3 2 3 1 4 हो तो a स्क्वायर का मान ज्ञात करें, यानी कि a का a के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। जो आंसर आएगा उसको अच्छे से सॉल्व करके आप लोगों को सेंड करना रहेगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस यहीं तक। कैसा लगा आपको आज का वीडियो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।